ये कहानी एक ऐसे काल्पनिक भविष्य में लेकर जाती है जहां इंसान और डायनासोर एक साथ इस धरती पर रह रहे हैं। इस फिल्म की कहानी का समय है साल 2027, यानी आज से ठीक 2 साल आगे की कहानी है। इस कहानी को समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी होगा कि आखिर डायनासोर इस धरती से गायब क्यों हुए। हालांकि उनमें से कुछ प्रजातियां ऐसी थीं जो किसी तरह जिंदा बच गईं। उन्होंने धरती के अंदर शरण ली और वहीं पर धीरे धीरे अपनी बस्ती बसाई। साथ ही ऊपर की दुनिया को हमेशा के लिए खो चुके ये डायनासोर इंसानों की नजरों से छिपकर जमीन के नीचे जीते रहे और उनकी प्रजातियां वहां पर पनपती रहीं। लेकिन फिर साल 1995 में एक ऐसा वक्त आया जब अचानक से एक भयंकर ज्वालामुखी फट गया और इस विस्फोट ने न सिर्फ धरती को झकझोर कर रख दिया बल्कि गहराइयों में मौजूद उन डायनासोर के लिए रास्ते भी खोल दिए जो अब तक नीचे छुपे हुए थे, और इसी रास्ते से वो उस दुनिया में आ गए जहां अब इंसान राज कर रहे थे। शुरुआत में तो ये डायनासोर जंगलों और दूर दराज के इलाकों में रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इंसानी दुनिया को भी अपनी मौजूदगी का एहसास कराना शुरू कर दिया। हालांकि समस्या ये थी कि आज की दुनिया उनका घर नहीं थी। लाखों सालों में सब कुछ बदल चुका था, जैसे मौसम, ऑक्सीजन लेवल और धरती का तापमान उनके शरीर के अनुकूल नहीं रहा था। यही वजह थी कि जैसे जैसे समय बीतता गया डायनासोर की कई प्रजातियां फिर से खत्म होने लगी। लेकिन तभी वैज्ञानिकों ने पाया कि धरती का इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा और उसके आसपास के समुद्री इलाके और टापू अब भी ऐसे थे जहां तापमान और वातावरण दोनों डायनासोर्स के रहने के लिए उपयुक्त था। नतीजतन अधिकांश डायनासोर उन इलाकों की ओर चले गए और वहीं पर अपनी नई दुनिया बसाने लगे। धीरे धीरे ये इलाके बहुत खतरनाक घोषित कर दिए गए और आम लोगों के लिए बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया। अब वहां पर सिर्फ कुछ चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय रिसर्च कंपनियों के जाने की अनुमति थी जो डायनासोर पर अध्ययन कर सकें। उन्हीं में से एक कंपनी थी इनजेन कॉर्पोरेशन, जिसने अटलांटिक महासागर के एक टापू पर डायनासोर की जीन संरचना यानी डीएनए पर रिसर्च शुरू कर दी। कहानी की शुरुआत साल 2010 से होती है, जहां इनजेन कॉर्पोरेशन ने उस टापू पर एक हाईटेक लैब बनाई हुई थी और वहां अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की मदद से डायनासोर के खून और डीएनए में बदलाव करने की प्रक्रिया शुरू की, जिसको म्यूटेशन कहा जाता है। इनजेन का मकसद था कि वो डायनासोर को इस समय के वातावरण में ढाल सके और साथ ही उन्हें और ज्यादा ताकतवर बना सके। लेकिन लैब में एक ऐसा प्रयोग चल रहा था जिसमें एक टी-रेक्स के डीएनए को बदलने की कोशिश की जा रही थी। वहीं एक कर्मचारी की मामूली सी गलती बहुत बड़ी तबाही का कारण बन जाती है। म्यूटेशन प्रक्रिया के दौरान मशीनों में खराबी आ जाती है। टी-रेक्स, जो अब एक नया खतरनाक और मॉन्स्ट्रस रूप ले चुका था, वो जाग जाता है। इसके बाद उस राक्षसी टी-रेक्स ने पूरे लैब को तहस नहस कर दिया और वहां पर मौजूद कई साइंटिस्ट्स को मार डाला। वो अब कोई साधारण डायनासोर नहीं था, वो एक म्यूटेटेड बायोलॉजिकल वेपन बन चुका था। इस भीषण हादसे के बाद इनजेन के सभी कर्मचारी और वैज्ञानिक वहां से भाग जाते हैं और उस लैब को हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। किसी ने दोबारा वहां पर जाने की हिम्मत ही नहीं की। अब इसके करीब 17 साल तक वो लैब, उसकी रिसर्च और वो खतरनाक टी-रेक्स सब कुछ समय के साथ दब गए। लेकिन अब कहानी फिर से लौटती है आज के समय में, यानी कि साल 2027 में, जहां पर हम मार्टिन नाम के एक आदमी को देखते हैं। मार्टिन किसी आम इंसान की तरह नहीं है, बल्कि एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक हाई लेवल एग्जीक्यूटिव है, जिस कंपनी का नाम पार्कर जेनिक्स है, जो दुनिया की सबसे घातक बीमारियों के इलाज खोजने और उनकी दवाइयां बनाने के लिए जानी जाती है। लेकिन इस वक्त दुनिया एक और नई गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रही है, एक अजीब और तेजी से फैलती दिल की बीमारी जो आम इंसानों के लिए अब सामान्य बनती जा रही है। पार्कर जेनिक्स के रिसर्च डिपार्टमेंट को यह अंदेशा होता है कि आने वाले कुछ ही सालों में यह बीमारी दुनिया की करीब 20% आबादी को अपनी चपेट में ले लेगी, यानी हर 5 में से 1 व्यक्ति को यह बीमारी होगी। और ऐसे में अगर कोई कंपनी इस बीमारी का इलाज खोज लेती है तो उसकी दवा की मांग पूरी दुनिया में बेशुमार हो जाएगी। इसलिए पार्कर जेनिक्स एक नए मिशन की शुरुआत करती है, एक ऐसा मिशन जो उन्हें न सिर्फ मेडिकल साइंस में क्रांति लाने का मौका देगा बल्कि अरबों डॉलर की कमाई भी कराएगा। अब कंपनी इस बीमारी पर गहराई से रिसर्च करती है, तब उन्हें एक चौंकाने वाली संभावना नजर आती है कि डायनासोर्स शायद इस इलाज की कुंजी हो सकते हैं। जिसका कारण ये था कि डायनासोर का शरीर बहुत बड़ा होता है और उसी के हिसाब से उनका दिल भी बड़ा होता है। उसमें मौजूद मोटी और मजबूत मांसपेशियां, उनका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ये सब इंसानी दिल की बीमारी के इलाज के लिए एक अनोखा मॉडल बन सकता था। पार्कर जेनिक्स को विश्वास था कि अगर हम डायनासोर्स का खून हासिल कर लें, खासकर उनके दिल की कोशिकाओं
कोशिकाओं से जुड़े जैविक संरचना, तो वो एक असरदार दवा बना सकते हैं जो इस जानलेवा बीमारी को जड़ से खत्म कर देगी। इसलिए इस जोखिम भरे मिशन को अंजाम देने के लिए कंपनी पूरी जिम्मेदारी मार्टिन को सौंपती है। उसको एक टास्क मिलता है कि वो 3 अलग अलग प्रजातियों के डायनासोर का खून लेकर आए, एक जो जमीन पर चलते हैं, दूसरे जो पानी में रहते हैं और तीसरे जो हवा में उड़ते हैं। यानी इस मिशन के लिए उसे तीनों तरह के डायनासोर की प्रजातियों को ट्रैक करना, पकड़ना और उनके ब्लड सैंपल्स इकट्ठा करना होगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये डायनासोर्स दुनिया के सबसे खतरनाक और प्रतिबंधित इलाकों में रह रहे थे। मार्टिन जानता था कि ये मिशन वो अकेले नहीं कर सकता है, इसीलिए वो अपनी एक एक्सपर्ट टीम बनाने का फैसला करता है। वहीं अब मार्टिन सबसे पहले जोई से मिलता है, जो असल में एक एक्स स्पेशल फोर्स कमांडो रह चुकी है। जोई सिर्फ एक सैनिक नहीं थी, बल्कि उसे जंगली इलाकों में सर्वाइवल करना और हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल करना, साथ ही हर तरह के खतरों से निपटना अच्छे से आता था। और यही वजह थी कि मार्टिन को लगा कि ये मिशन अगर उसके साथ मिलकर कोई पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ जोई ही हो सकती है। जोई को अपनी टीम में शामिल करने के लिए मार्टिन उसको सीधा $10 मिलियन का ऑफर देता है, जो सच में काफी बड़ी रकम होती है। लेकिन इससे भी ज्यादा जोई को जो आकर्षित कर रहा था वो इस मिशन का एडवेंचर था। मार्टिन जब उसे पूरे मिशन की डिटेल बताता है तो उसे वो ये बात साफ कर देता है कि ये सब कुछ पूरी तरह अनऑफिशियल होगा, यानी एक सीक्रेट ऑपरेशन जिसके लिए न तो कोई सरकारी अनुमति है और न ही कोई सुरक्षा। और यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी थी, क्योंकि किसी भी देश की सरकार डायनासोर के इलाकों में जाने की इजाजत नहीं देती। इस मिशन की सफलता इस बात पर टिकी थी कि उनकी पूरी टीम हर गुप्त तरीके से इन इलाकों में घुसे, डायनासोर से ब्लड सैंपल ले और बिना पकड़े वहां से वापस निकल आए। अब जोई टीम में शामिल हो चुकी थी, मिशन की दिशा तय हो चुकी थी, लेकिन आगे का सफर न सिर्फ खतरों से भरा था बल्कि वहां से लौटकर वापस आना भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। इन तमाम खतरों और अनऑफिशियल नेचर के बावजूद जोई आखिरकार मार्टिन के मिशन में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है। उसे न सिर्फ इस काम में रोमांच दिखता है, बल्कि मार्टिन के दिए गए $10 मिलियन की रकम के चलते वो मना नहीं कर पाती। मिशन की गंभीरता को देखते हुए मार्टिन जानता है कि अकेले जोई इस काम को अंजाम नहीं दे सकती है, इसीलिए वो उसे लेकर एक तीसरे इंसान से मिलने जाता है। ये तीसरा शख्स है डॉक्टर हेनरी, जो पेशे से एक पेलियोंटोलॉजिस्ट यानी ऐसा वैज्ञानिक जो ओल्ड फॉसिल्स पर रिसर्च करते हैं। हमारे केस में हम इनको डायनासोर के वैज्ञानिक के तौर पर जान सकते हैं, जिनको इनके इतिहास के बारे में गहरी समझ होती है। मार्टिन डॉक्टर हेनरी को मिशन की पूरी सच्चाई बताता है कि वो 3 अलग अलग तरह के डायनासोर के ब्लड सैंपल्स की तलाश में निकलने वाले हैं, जो जमीन, पानी और हवा तीनों में रहने वाली प्रजातियों के होंगे। डॉक्टर हेनरी इस मिशन को इसलिए स्वीकारता है क्योंकि उसका इरादा पैसा कमाना नहीं बल्कि डायनासोर को करीब से देखना और उनके बारे में और अधिक जानना है। वो बचपन से ही इन जीवों के प्रति एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस करता आया है और अब जब उसको ये मौका मिल रहा है तो वो खुद डायनासोर की प्रजातियों के बीच जाकर उन्हें और समझना चाहता है। इसीलिए वो बिना हिचके टीम में शामिल हो जाता है। इसके बाद मार्टिन और हेनरी मिलकर ये तय करते हैं कि वो जिन डायनासोर से ब्लड लेना चाहते हैं वो कौन कौन से होंगे। पहले पानी में रहने वाले डायनासोर मोसासोरस, जमीन पर रहने वाले टाइटेनोसोरस और हवा में उड़ने वाले क्वेडलकोटल्स। अब ये टीम 3 मेंबर्स की हो जाती है, लेकिन इतना बड़ा और खतरनाक मिशन सिर्फ 3 लोगों के भरोसे नहीं किया जा सकता। इसलिए जोई मार्टिन को अपने 2 पुराने साथियों से मिलवाती है, जिनके नाम हैं जेसन और टाइलर। वो दोनों भी जोई के साथ स्पेशल फोर्स में काम कर चुके हैं। टाइलर एक जबरदस्त फाइटर है जिसे हथियार चलाने और ग्राउंड ऑपरेशंस में गहरी पकड़ है, जबकि जेसन के पास नेविगेशन, बोट संचालन और समुद्री मिशनों का अच्छा खासा अनुभव है। मार्टिन दोनों की क्षमताओं को देखते हुए उन्हें भी टीम में शामिल कर लेता है। अब टीम के पास 5 मजबूत सदस्य हो जाते हैं, मार्टिन, जोई, डॉक्टर हेनरी, जेसन और टाइलर। मिशन की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और अब वक्त था समंदर की ओर बढ़ने का। जेसन की बोट इस मिशन के लिए चुनी जाती है और सब सवार होकर आइलैंड के लिए निकल जाते हैं, लेकिन निकलते वक्त जेसन अपनी बोट पर 2 और लोगों को जोड़ देता है। एक है ल्यूक, जो एक अनुभवी नाविक है और बोट संचालन में माहिर भी। दूसरी है निकोल, जो एक भाड़े की मर्सेनरी है और खतरनाक परिस्थितियों में लड़ने के लिए तैयार रहती है। इस मिशन में जहां हर कदम पर जान का खतरा है, वहां निकोल जैसी अनुभवी फाइटर का साथ टीम के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बन सकता है। अब पूरी टीम बोट पर सवार है और लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। रास्ते में वो नक्शा देखते हैं जिससे ये जानकारी मिलती है कि मोसासोरस आमतौर पर इक्वेटर के पास मौजूद एक खास तरह के द्वीप पर रहते हैं। मार्टिन बाकी टीम को बताता है कि ये आइलैंड वही जगह है जहां करीब 17 साल पहले इनजेन कॉर्पोरेशन डायनासोर पर म्यूटेशन एक्सपेरिमेंट करती थी। उन्होंने यहाँ पर डायनासोर की बॉडी में बदलाव
बचाव करके उन्हें और खतरनाक बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर एक भीषण हादसे के बाद वहां की पूरी लैब तबाह हो गई। अब वो जगह वीरान पड़ी है, लेकिन वहां की जमीन आज भी खतरनाक डायनासोर्स के लिए जानी जाती है, इसीलिए इनकी पूरी टीम उसी आइलैंड की तरफ निकल जाती है। इसी दौरान कहानी में एक नया मोड़ आता है। दूसरी तरफ हमें एक दूसरी बोट को दिखाया जाता है जो आकार में छोटी होती है और उसमें 4 लोग सवार हैं। उस बोट का मालिक है रायन, जो अपनी 2 बेटियां टेरेसा और इजाबेला और टेरेसा के बॉयफ्रेंड ईथन के साथ समुद्री यात्रा पर निकला है। ये लोग घूमते हुए एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड की ओर जा रहे होते हैं। सब कुछ नॉर्मल होता है कि तभी अचानक उनकी बोट के आसपास पानी में हलचल शुरू हो जाती है। तभी उन्हें विशालकाय परछाइयां दिखने लगती हैं और पानी की सतह तोड़ते हुए एक विशाल समुद्री जीव उनके आसपास मंडराने लगता है। अगले ही पल वो जीव उनकी बोट से टकराने लगता है और बोट को उल्टा कर देता है। इस सीन को देखकर ये साफ हो जाता है कि ये कोई साधारण समुद्री जानवर नहीं, बल्कि वही खतरनाक मोसासोरस है जिनकी तलाश मार्टिन की टीम कर रही है। हालांकि बोट पलट जाती है, लेकिन सौभाग्य से रायन, अपनी दोनों बेटियां और ईथन सभी किसी तरह जान बचाकर पानी में तैरते हुए अपनी बोट के मलबे के पास आते हैं। वो जल्दी से एक रेडियो निकालते हैं और आसपास मदद के लिए रेडियो सिग्नल भेजना शुरू कर देते हैं। रायन रेडियो की मदद से अपनी लोकेशन भी शेयर करता है और ठीक उसी समय मार्टिन की टीम जिस बोट पर है उस पर जेसन को रेडियो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। जेसन तुरंत समझ जाता है कि उनके आसपास कोई और भी है जो समुद्र में मुसीबत में है। रायन की भेजी गई लोकेशन के अनुसार वो उनकी बोट से महज 28 मील यानी लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। अब मार्टिन के सामने एक नया निर्णय खड़ा है कि क्या वो इस सिग्नल पर रिस्पॉन्ड करेंगे या सीधा अपने मिशन की ओर बढ़ते रहेंगे। जैसे ही जेसन को रेडियो पर सिग्नल मिलते हैं, वो ये समझ जाता है कि मदद की जरूरत पास में ही है और संयोग से उनकी बोट उस लोकेशन से ज्यादा दूर भी नहीं है, ठीक उसी आइलैंड के पास जहां पर उन्हें अपने मिशन के लिए जाना था। लेकिन जब जेसन इस बात की जानकारी टीम को देता है तो मार्टिन तुरंत फैसला लेता है। इसलिए वो ये कहता है कि पहले डायनासोर का ब्लड सैंपल लिया जाए और उसके बाद ही किसी और को बचाने का सोचा जाएगा। मगर जेसन एक ऐसा इंसान होता है जिसे दूसरों की जान की कीमत समझ में आती है और वो मार्टिन की बात को नजरअंदाज करते हुए सीधे बोट को रायन के बताए लोकेशन की तरफ मोड़ देता है। कुछ देर बाद जेसन, जोई और बाकी टीम उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर रायन, उनकी दोनों बेटियां और ईथन मदद का इंतजार कर रहे होते हैं। पूरी टीम उन्हें सुरक्षित अपनी बोट पर ले आती है और रायन अपने ऊपर हुए हमले की जानकारी देता है। इसी से मार्टिन और बाकी लोगों को यह पता चलता है कि उनके ऊपर हमला करने वाले जीव कोई और नहीं बल्कि मोसासोरस थे, यानी वही विशाल समुद्री डायनासोर जिनकी तलाश में वो यहाँ पर आए हैं। अब ये जानकारी सब ले रहे होते हैं कि तभी बोट के आसपास फिर से हलचल शुरू हो जाती है और अचानक से कई सारे मोसासोरस उनकी बोट के बहुत करीब आ जाते हैं। इसलिए टीम के सारे मेंबर्स इस मौके का फायदा उठाने की तैयारी में लग जाते हैं। डॉक्टर हेनरी पहले ही एक खास योजना बना चुके होते हैं। उन्होंने डायनासोर से ब्लड निकालने के लिए कुछ खास कंटेनर तैयार किए होते हैं जो दिखने में गन के कार्ट्रिज जैसे होते हैं, लेकिन असल में सुई की तरह डायनासोर की स्किन में घुसकर वो खून खींचते हैं। जैसे ही कंटेनर ब्लड से भर जाएगा, वो अपने आप हवा में उछलते हुए उसका पैराशूट खुल जाएगा और वो धीरे धीरे नीचे उतरेगा जिससे टीम उसको पकड़ सके। अब जैसे ही मोसासोरस बोट के करीब आता है, जोई तेजी से गन से कंटेनर को फायर करती है। कंटेनर डायनासोर की बॉडी में घुस जाता है, ब्लड इकट्ठा करता है और फिर पैराशूट के सहारे हवा में उड़ते हुए नीचे उतर आता है। टीम उसको कैच कर लेती है और इस तरह उनका पहला ब्लड सैंपल सुरक्षित उनके पास आ जाता है। सभी में खुशी की लहर दौड़ जाती है। कुछ ही देर में एक नया खतरा सामने आ जाता है। इस बार पानी के अंदर से एक दूसरी किस्म का डायनासोर जिसका नाम स्पाइनोसोरस था, वो बोट पर हमला कर देता है। ये विशाल और आक्रामक जीव बोट को हिलाना शुरू कर देता है। ये देखकर टाइलर तुरंत फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती साबित होती है। अचानक से एक स्पाइनोसोरस बोट पर छलांग लगाकर टाइलर को सीधा अपने जबड़े में दबोच लेता है और उसे सबके सामने मार देता है। टीम के लिए ये एक बड़ा झटका होता है। अभी वो इस सदमे से उबरे भी नहीं थे कि एक और हादसा हो जाता है। हम देखते हैं कि बोट के हिलने से रायन की बेटी टेरेसा का संतुलन बिगड़ गया है और वो सीधा पानी में गिर जाती है। तो उसे बचाने के लिए ईथन, रायन और इजेबेला तुरंत पानी में कूद जाते हैं और किसी तरह तैरते हुए
पास के एक आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। इधर जेसन बोट को संभालते हुए बचे हुए लोगों को लेकर आइलैंड की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे वो किनारे तक पहुंचते हैं बोट तेजी से चट्टानों से टकरा जाती है, जिससे बोट को काफी नुकसान पहुंचता है। फिर भी किस्मत से सभी टीम मेंबर्स सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। किनारे पर पहुंचते ही एक और बड़ा नुकसान होता है। निकोल जो मर्सेनरी थी उस पर भी एक स्पाइनोसोरस हमला कर देता है और उसे सबके सामने मार डालता है। यानी टाइलर के बाद टीम अब निकोल को भी खो चुकी है। अब हालात काफी गंभीर हो जाते हैं। न केवल टीम के मेंबर्स मर रहे हैं बल्कि वापसी का रास्ता भी बंद हो चुका है, क्योंकि उनकी बोट बुरी तरह टूट चुकी होती है। इस मुश्किल समय में जोई आगे बढ़कर टीम को बताती है कि उसने एक बैकअप प्लान पहले से तैयार कर रखा था। उसने अपनी एक दूसरी टीम को पहले से ही अलर्ट किया हुआ है कि वो अगले दिन सुबह हेलीकॉप्टर लेकर इसी आइलैंड की ओर रवाना हो जाएं, और अगर ऊंचाई पर उन्हें कोई दिखाई देगा तो उनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। लेकिन इसमें एक बड़ी शर्त यह है कि हेलीकॉप्टर बहुत कम वक्त के लिए ऊपर से निगरानी करेगा, और अगर उस दौरान टीम का कोई भी मेंबर ऊंचाई पर नजर नहीं आएगा तो पायलट समझ जाएगा कि मिशन फेल हो चुका है और सभी मारे जा चुके हैं। जेसन ये बात समझते हुए कहता है कि हेलीकॉप्टर वाले लोग भी इस टापू के खतरे को जानते हैं, इसलिए वो नीचे नहीं उतरेंगे। अगर हमें बचना है तो हर हाल में सूरज उगने तक हमें इस आइलैंड की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचना होगा। इस रेस्क्यू का कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां जोई की टीम और रायन की फैमिली दोनों उसी टापू पर फंसे हुए होते हैं, लेकिन अलग अलग लोकेशंस पर। एक तरफ रायन अपनी बेटियों और ईथन के साथ मदद ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरी ओर जोई, मार्टिन, जेसन और हेनरी का फोकस डायनासोर के बाकी 2 ब्लड सैंपल्स को हासिल करने और सुबह तक ऊंचाई पर पहुंचने का होता है। और यहीं से टापू के अंदर उनका असली एडवेंचर शुरू होता है। और समय के साथ साथ उम्मीदें भी कम होती जा रही हैं। जैसे जैसे ये टीम आइलैंड के अंदर घुसती है, उन्हें वहां के जंगलों में कई तरह के अजीबोगरीब और खतरनाक जीव जंतु, विशाल कीड़े मकोड़े और अलग अलग किस्म के डायनासोर दिखाई देने लगते हैं। लेकिन इन सब के बीच उनकी नजर एक बड़े खुले मैदान पर पड़ती है, जहां उन्हें जमीन पर चलने वाले टाइटेनोसोरस दिखाई देते हैं। वो भी 1 या 2 नहीं बल्कि उनका पूरा झुंड। ये देखकर टीम बिना वक्त गंवाए चुपचाप उनके करीब जाती है और बिल्कुल पहले की ही तरह सावधानी से उनके शरीर से ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लेती है। अब उनके पास 2 डायनासोर्स, मोसासोरस और टाइटेनोसोरस का खून आ चुका था, और अब बचता है तीसरा टारगेट, यानी कि आसमान में उड़ने वाला खतरनाक क्वेडलकोर्टल्स। लेकिन ये तीसरी प्रजाति सबसे ज्यादा हिंसक मानी जाती है, इसलिए डॉक्टर हेनरी और जोई ये तय करते हैं कि डायरेक्ट अटैक की बजाय वो उसके अंडों से ब्लड निकालेंगे, जिसके लिए वो एक ऊंची चट्टान के पास पहुंचते हैं, जहां उस उड़ने वाले डायनासोर का घोंसला होता है। वहां मौजूद अंडों में से एक को डॉक्टर हेनरी सावधानी से उठाते हैं और एक खास कंटेनर में उसमें से ब्लड निकाल लेते हैं। उनके साथ जेसन का एक साथी भी होता है। अब जैसे ही वो तीनों अपना काम पूरा करते हैं और वहां से निकलने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी आसमान में खुद क्वेडलकोर्टल्स आ जाता है, और जैसे ही वो इन्हें अपने अंडों के पास देखता है उसे लगता है कि वो उसके घोंसले को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए गुस्से में आकर वो इन पर तेजी से अटैक करने लगता है और ल्यूक को सीधा अपने पंजों में दबाकर खा जाता है। हालांकि जोई, जेसन और हेनरी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं, और इस तरह तीनों डायनासोर का ब्लड अब उनके पास सेफ होता है। शाम को टीम आइलैंड की उस पुरानी लैब की ओर बढ़ती है, जहां उन्हें रायन की फैमिली भी मिल जाती है और ये एक साथ हो जाते हैं। सबको लगता है कि ये जगह शायद थोड़ी सुरक्षित होगी, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसते हैं उन्हें एहसास होता है कि ये इलाका पहले जितना खतरनाक था अब भी उतना ही खतरनाक है। वहां कई म्यूटेटेड डायनासोर्स आज भी मौजूद हैं जो उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन टीम किसी तरह उनसे बचती है। लेकिन मार्टिन, जिसने अब तक खुद को टीम का लीडर साबित किया था, वो अचानक से बदल जाता है। जैसे ही उसे यकीन हो जाता है कि तीनों ब्लड सैंपल्स उसके पास हैं, वो अपनी जेब से गन निकालता है और पूरी टीम पर तान देता है। वो धमकी देता है कि अब से ये मिशन सिर्फ उसका है और कोई भी अगर बीच में आया तो जान से मारा जाएगा। पर उन सब की किस्मत में कुछ और ही लिखा होता है, क्योंकि उसी वक्त वहां पर एक बहुत विशाल म्यूटेटेड टी-रेक्स आ जाता है। ये वही डायनासोर है जिसने सालों पहले इस लैब को तबाह किया था, और अब एक बार फिर से वो अपने पूरे विशाल खतरनाक रूप में सामने आता है। वो सीधा मार्टिन पर हमला करता है और उसको खा जाता है। इस हमले के दौरान मार्टिन के हाथ से वो ब्लड सैंपल के
कंटेनर भी गिर जाते हैं, जिसे जोई फुर्ती से उठाकर सुरक्षित कर लेती है। हालांकि उसी वक्त आसमान में उनकी मदद के लिए एक हेलीकॉप्टर भी आता है, लेकिन टी रेक्स वहां पर भी कहर बरसाता है। वो हेलीकॉप्टर को पकड़कर चबा जाता है और उसके पायलट्स को भी मार डालता है। अब टीम के सामने एक ही रास्ता बचता है कि वहां से किसी भी तरह भाग निकले, और संयोग से उन्हें पास में एक शिप दिखाई देता है जो कभी इंजन कंपनी द्वारा इस्तेमाल किया गया था। वो फौरन उस शिप पर चढ़ते हैं और उसको स्टार्ट करके वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही शिप चलने लगती है टी रेक्स उनको देख लेता है और फिर से उनके ऊपर हमला कर देता है। तभी जेसन एक स्मार्ट आइडिया अपनाता है। उसको याद आता है कि टी रेक्स तेज रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं, इसीलिए वो एक फ्लेयर गन निकालता है और खुद शिप से दूर जाकर उसको जला देता है, जिससे डायनासोर का ध्यान भटक जाए और उसकी टीम सुरक्षित यहाँ से निकल सके। जेसन जानता है कि ये एक सुसाइड मिशन है, लेकिन फिर भी वो अपने साथियों की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। वो फ्लेयर गन से रोशनी करता हुआ टी रेक्स को अपनी ओर बुला लेता है और जंगल की ओर भागने लगता है। शिप में मौजूद जोई उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जेसन साफ कह देता है कि ये करना उसके लिए अब बहुत जरूरी है। शिप धीरे धीरे टापू से दूर जाने लगती है। तभी फ्लेयर की रोशनी बुझ जाती है और सभी को लगता है कि शायद अब जेसन नहीं रहा। टी रेक्स भी जंगल की ओर लौट जाता है, लेकिन तभी कुछ देर के बाद एक और फ्लेयर आसमान में चमकता है और ये संकेत होता है कि जेसन जिंदा है। ये देखकर जोई तेजी से शिप को मोड़कर उस दिशा में जाती है और पाती है कि जेसन अब भी सही सलामत है। वो तुरंत उसको बचा लेती है और उनकी पूरी टीम डायनासोर के ब्लड सैंपल्स के साथ उस खतरनाक टापू से बाहर निकल जाती है। रास्ते में डॉक्टर हेनरी एक अहम बात जोई को बताता है। वो कहते हैं कि मार्टिन सिर्फ एक ही कंपनी को ये ब्लड देना चाहता था ताकि वो कंपनी दुनिया की सबसे महंगी दवाई बना सके, लेकिन ऐसा करना सही नहीं था क्योंकि इससे इलाज सिर्फ अमीरों तक ही सीमित रह जाता। इसलिए हेनरी और जोई मिलकर ये फैसला करते हैं कि ये ब्लड सैंपल्स वो अलग अलग कंपनीज को देंगे ताकि सभी के पास इस बीमारी का इलाज पहुंच सके और ये खोज सिर्फ मुनाफे का जरिया ना बनकर इंसानियत की भलाई का कारण बन सके। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।